सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। नेशनल मूवमेंट के इस पार्ट में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे और मैं इस पार्ट में केवल उसी टॉपिक की ही चर्चा करूंगा। मैं प्रमुख उदारवादी नेता इनके बारे में बात करूंगा। हालांकि जो भी मैं उदारवादी नेता आपको बताऊंगा, आगे भी जब हम नेशनल मूवमेंट की स्टोरी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनका उल्लेख आता रहेगा। मैं वो बात करूंगा जो आगे नहीं आएगी। तो ये जो छोटा सा टॉपिक है इसको बहुत ध्यान से करना है। ये छोटा सा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है, और इस पार्ट में मैं इसी छोटे टॉपिक की ही बात करूंगा, लेकिन महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझना। आइए हेडिंग तो डाल दीजिए, प्रमुख उदारवादी नेता। प्रमुख उदारवादी नेता कौन कौन से थे? सबसे पहले लिखिए मदन मोहन मालवीय। अब देखिए, ये जो मदन मोहन मालवीय है, एक तो हम ये बात करेंगे कि इनका निकनेम क्या है या इनको कौन सी उपाधि प्राप्त है। तो ये दूसरी, इन्होंने क्या किसी की स्थापना की है? बिल्कुल स्थापना की है इन्होंने। ये बीएचयू के संस्थापक हैं। इस संबंध में याद कीजिए, हम आधुनिक भारत में पढ़ चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में। और एक इनके बारे में हम विशेष बात करेंगे। आइए, यदि इनको उपाधि की बात करूं तो इनको एक उपाधि प्राप्त थी महामना की। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? ये उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने इन्हें ये उपाधि दी थी। और ये बीएचयू के संस्थापक है। बीएचयू का मतलब क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसके संस्थापक है। और इन्होंने जो स्थापना की थी इसकी 1916 में की थी। इसके बैकग्राउंड को हमने आधुनिक भारत में पढ़ चुके हैं। विशेष रूप से यदि मैं इनकी बात करूं तो इन्हें 2014 में 44वें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक लाइन लिख दीजिए, इन्हें भारत सरकार ने मरणोपरांत चवालीसवें भारत रत्न से सम्मानित किया। 44वें भारत रत्न से सम्मानित किया। एक बार राइट डाउन कर दीजिए इसे। नेक्स्ट लिखिए महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे। इसके बारे में भी हमने धार्मिक सुधार आंदोलन में पढ़ा था। महादेव गोविंद रानाडे। एक तो हम ये बात करेंगे इनका निकनेम। इन्होंने कौन सी संस्था की स्थापना की थी, और एक हम बात करेंगे इनसे संबंधित एक कथन। एमजी रानाडे के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। सुकरात एक दार्शनिक हुआ करते थे, और संस्था के रूप में इन्होंने स्थापना की थी पूना सार्वजनिक सभा। बहुत बार आता है, ये 2-3 पॉइंट है
उन पर हमेशा गौर करें। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखना। संबंधित कथन बड़े आपको जानकर हैरानी होगी। इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए वरदान है। बताइए, इस तरीके की सोच को भी ये साथ लेकर चलते थे कि ब्रिटिश भारत शासन जो है भारत के लिए वरदान है। आपके बकायदा क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए वरदान है, तो गोविंद रानडे। लिख दीजिए, ब्रिटिश शासन भारत के लिए वरदान है। एक बार राइट डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट लिखिए, गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी भी चर्चा कहानी में साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन वो बातें करते हैं जो आगे हम नहीं पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि आधुनिक भारत का पहला कूटनीतिज्ञ कौन था, तो इसका श्रेय गोपाल कृष्ण गोखले को ही जाता है। लेकिन ध्यान रहे, कूटनीतिज्ञ के नाम सुनते ही आपके दिमाग में यह बात आती है कहीं चाणक्य तो नहीं। यदि आपसे यह कहते कि आधुनिक भारत का पहला कूटनीतिज्ञ, तो गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन यदि आपको यह कहते कि आधुनिक भारत का चाणक्य किसे कहते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक होते हैं ये। तो इन दोनों बातों को अलग अलग रखना, एक मत कर देना। आइए, आधुनिक भारत का पहला कूटनीतिज्ञ, एक ब्रिटिश अखबार था द नेशन। उसमें एक बार यह बात छपी थी कि ब्रिटेन में भी गोखले से बड़ा कूटनीतिज्ञ नहीं है। इतने बड़े कूटनीतिज्ञ माने जाते थे। एक लाइन लिख दीजिए, ब्रिटिश अखबार द नेशन में एक बार छपा था कि ब्रिटेन में भी गोखले से बड़ा कूटनीतिज्ञ नहीं है। गोखले से बड़ा कूटनीतिज्ञ नहीं है ब्रिटेन में, ये बात कही गई। और कई ब्रिटिश लेखक तो इन्हें छुपा हुआ देशद्रोही कहते थे। आप देखिए, एक लाइन और लिख लीजिए, ब्रिटिश लेखकों के अनुसार छिपा हुआ देशद्रोही। तो इनके व्यक्तित्व को तो आप पहचान चुके होंगे। कूटनीतिज्ञ टाइप के ये व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। अब मैं बात करूंगा इनके राजनीतिक गुरु की। इनके जो राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल टीचर, ये थे महादेव गोविंद रानडे, जिनके बारे में अभी अपनों ने बात की है। महादेव गोविंद रानडे इनके राजनीतिक गुरु थे। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी। इसका नाम भी आगे आएगा, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी।
सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये इनकी संस्था थी। इसी तरीके से एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी हुआ करते थे, बात की थी ना उन्होंने थोड़ा टाइम पहले ही, इंडियन कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, याद करो। इनके बारे में यदि मैं कहूं तो ये पहले व्यक्ति थे या पहले भारतीय थे जिन्होंने राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध किया था। चौथा पॉइंट लिख लीजिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और तो बातें हम इनके बारे में हल्की फुल्की कर चुके हैं, आगे भी आती रहेगी। देखिए, पहले भारतीय जिन्होंने राजनीतिक सुधारों के लिए विद्रोह किया। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले या विद्रोह करने वाले ये पहले भारतीय थे। इसका श्रेय सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ही दिया जाता है। अब हम दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे, एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। हेडिंग डाल दीजिए, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सर्वाधिक बार अध्यक्षता की थी। ये बातें हम कर चुके हैं, मैं उन बातों को यहां नहीं उठाने जा रहा। मैं वो बातें करूंगा जो आगे नहीं आएगी, जो हमने की नहीं। जैसे यदि हम इनके बारे में बात करें निक नेम से लेकर, तो इन्हें कहा जाता है द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का महान वृद्ध पुरुष। भारत का महान वृद्ध पुरुष इन्हें कहा जाता है। इनको आप ये भी कह सकते हो भारत का पितामह कहा जाता है। क्लियर हुई सारी बात। अब आइए, इन्होंने एक पुस्तक निकाली थी, इनसे संबंधित एक पुस्तक है, हम इकोनॉमिक्स में भी इसका नाम लेते हैं, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित पुस्तक है। Poverty and un-British rule in India. The poverty and un-British rule in India. इकोनॉमिक्स में इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं, यहां इसको विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। एक राष्ट्र गुफ्तार नामक ये पत्रिका निकालते थे। राष्ट्र गुफ्तार ये पत्रिका निकालते थे, और इसकी जो मूल भाषा होती थी ये गुजराती हुआ करती थी। गुजराती भाषा में ये पत्रिका निकलती थी। मैंने पहले ही कहा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने नेशनल इनकम की बात कही थी, और भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला व्यक्ति दादा भाई नौरोजी है। लिख दीजिए, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला व्यक्ति यही थे। एक ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाला पहला भारतीय
इसका श्रेय भी दादा भाई नौरोजी को दिया जाता है। देखिए, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाला पहला भारतीय। एक स्थान है फिस्क्री, वहां से ये निर्वाचित हुए थे। आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन बातों का, कब और कहां। तो ये निर्वाचित हुए थे 1892 में उदारवादी पार्टी की तरफ से। निर्वाचित हुए थे, उदारवादी पार्टी की तरफ से निर्वाचित हुए थे और स्थान था फिस्क्री। तो 1892 फिस्क्री, और पार्टी का नाम आपने ध्यान में रखना है। और भी बातें करूंगा मैं दादा भाई नौरोजी के संबंध में, एक बार आप इसे राइट डाउन करो। विशेष आई, एक एल्फिंस्टन कॉलेज है बंबई में। वहां पर इन्होंने एक तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लेक्चर पद पर काम किया था, व्याख्याता पद पर ये नियुक्त हुए थे। इस दृष्टि से ये पहले भारतीय माने जाते हैं। एक लाइन लिख दीजिए, विशेष में पहला लिखो, पहले भारतीय जो एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित व फिजिक्स के लिए व्याख्याता पद पर नियुक्त हुए। व्याख्याता पद पर नियुक्त हुए। ये जो एल्फिंस्टन कॉलेज है ये बंबई में है, ध्यान रखना। हालांकि मैंने बता दिया था आपको, ये बंबई में है। इसी तरीके से लंदन में गुजराती के प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने काम किया। दूसरा लिखिए, इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में गुजराती के प्रोफेसर पद पर काम किया। प्रोफेसर पद पर इन्होंने काम किया था। और बंबई में महिला शिक्षा की नींव डालने का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। तीसरा लिख दीजिए, इन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव डाली। महिला शिक्षा की नींव डाली। चलिए, तो दादा भाई नौरोजी के बारे में जो बेसिक बातें थी हमने कर ली, आगे भी स्टोरी में चलती रहेगी। राइट डाउन कर दीजिए।
तो आज हमने इस छोटे से टॉपिक में प्रमुख उदारवादी नेताओं की बात की। इनकी जो अन्य बातें हैं वो साथ साथ कहानी में चलती रहेगी, लेकिन आज जो मैंने ये लेक्चर दिया है, इस लेक्चर में सारी बातें इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने काफ़ी एक्सप्लेन देकर बताया है। इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। तो अगले पार्ट में हम दूसरे चरण का प्रारंभ करने जा रहे हैं, उग्रवादी युग। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।